जी नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह अध्ययन मंत्र में आपका स्वागत करता हूँ। देखिए आज मैं एक हमने कोर्स निकाला है जिसका नाम है अद्भुत हिंदी व्याकरण। उसके बारे में कुछ सिलेबस पे बात कर रहा हूँ, पर सिलेबस में बात करने से पहले आपको ये बता दूँ कि ये बैच किन-किन बच्चों को फ़ायदा होगा। देखिए इसको इस तरह से डिज़ाइन किया है कि इसमें अमूमन सारे ही बच्चे अगर कभी क्योंकि देखिए अलग-अलग निकालने का कोई औचित्य नहीं है कि पेडागॉजी अलग या कुछ व्याकरण विशेष अलग या कुछ ही परीक्षा का अलग। ये सिर्फ़ हिंदी व्याकरण की बात इसमें मैं करूँगा और व्याकरण किस तरह से आप पढ़ें, किस तरह से आप देखें, उस पे ज़्यादा बात करूँगा। इसीलिए मैंने इसको सिर्फ़ ये नाम नहीं दिया हिंदी व्याकरण, अद्भुत हिंदी व्याकरण। एक सबसे बच्चे ये बात ध्यान रखना, पढ़ने का एक तरीका होता है, किस तरह से पढ़ा जाए। तो देखिए मैं इसमें बात कर रहा हूँ, एक बात सुनो कि ये बैच पहली बात मैं करने जा रहा हूँ, ये बैच लेगा कौन? किस कौन-कौन परीक्षा कर रहे हैं? तो देखिए, इसमें मैं 3 बात करता हूँ, आप थोड़ा-सा ध्यान दीजिएगा मेरी तरफ। देखिए, मैं यहाँ सिलेबस अभी बताता हूँ आपको, लेकिन एक काम करो, इसमें मैं अगर अगर करी करूँ, तो कई लोग पता है क्या करते हैं स्वरूप? ज़्यादातर लोग इसमें पीआरटी, केवीएस या जैसे केवीएस वाले बच्चे हों, है ना? केवीएस हो, नवोदय हो या डीएसएसबी हो या कहें कि जो अगर पीआरटी की तैयारी कर रहा है, ठीक है? टीजीटी की कर रहा है और एक पीजीटी की कर रहा है। तो जो सामान्य हिंदी जो आती है, जो फर्स्ट पेपर में जो हिंदी आती है, वो बच्चा इसे ले सकता है। दूसरा इसमें मैं सीटेट की बात करूँ और सीटेट में भी विशेष, जैसे एचटेट हो गया, मैंने खूब देखा ये पेपर, कितनी टिपिकल हिंदी आती है, तो क्यों ना सारी पढ़ा जाए, विधिवत रूप से पढ़ा जाए। एक आरटेट हो गया, ठीक है ना? एक अगर कहें तो एमपी-टेट हो गया और सी-टेट भी कहेंगे तो वो बच्चे भी इसे ले सकते हैं क्योंकि इसमें व्याकरण तो पूरी जाएगी, लेकिन आजकल केवीएस में हो या एस्टेट में भी हो तो कुछ ना कुछ पेडागॉजी का एस्पेक्ट्स लिया जाता है। मैं भी बताऊँगा हम इसे कैसे करेंगे, कैसे इसमें पेडागॉजी भी शामिल हो जाएगी, देखिएगा। तो वो भी ले सकता है। दूसरी बात, अब ये तो बात थी रही कि व्याकरण इसके लिए हो, लेकिन एक बात सुनो, व्याकरण सिर्फ़ इन्हीं पेपर में क्या आती है? मैं कोई कोर्स के लिए नहीं बना रहा हूँ, मैं हिंदी व्याकरण पे बना रहा हूँ। तो भाई कई बार आप यूपीएसआई के लिए पढ़ सकते हैं, कई बार यूपीपीसीएस के लिए पढ़ सकते हैं और उसमें व्याकरण आती है नहीं आती, तो मैं वो बच्चा भी ले सकता है। बात इस कोर्स को ऐसे डिजाइन किया गया है कि सभी ले सके। अब बात आती है आपकी सिलेबस की। अब सिलेबस कैसे? थोड़ा सा मैं वापस जा रहा हूँ। एक मिनट बेटा। हाँ, हाँ। देखिए, मैं इसे वापस जा रहा हूँ। पहले तो एक बार जान लीजिए ये कोर्स इतने का पड़ेगा। मैं वापस आके बताऊंगा। देखिए, दरअसल मैंने अक्सर देखा है कि जब हिंदी का कोई भी कोर्स हिंदी का कोई लॉन्च करता है तो विधिवत तौर पे अपनी व्याकरण रहता है कि भाई संज्ञा आएगा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, वर्ण, संधि, वाच्य, काल, इस तरह से पूरा पर्यायवाची, विलोम शब्द एक साथ क्रमबद्ध तरीके से लिखते हैं। लेकिन देखिए हमें हिंदी का जैसे मैं पढ़ा हूं, मैं अपने तरीके से पढ़ाना चाह रहा हूँ और ये मेरे लिए विशेष बैच है। देखिए मैं हिंदी को मैंने 4 भागों में बाँटा है। हिंदी का अगर तुम व्याकरण तैयार कर रहे हो, तो हिंदी के व्याकरण ही नहीं, व्याकरण के चारों ओर जो उसके घेरा है, वो भी पढ़ना पड़ेगा। तब जाके व्याकरण मज़बूत होगी। अब देखिए, अगर तुम इसमें देखोगे तो ज़्यादातर लोग ये जो व्याकरण व्यवस्था की बात कर रहे हैं ना, उसको पढ़ाते हैं। जबकि मैं व्याकरण व्यवस्था नहीं, व्याकरण के चारों ओर की बात भी करूँगा थोड़ा-सा। तो इसको मैंने इसीलिए अद्भुत हिंदी व्याकरण करा है। अब मैंने इसके 4 पार्ट ये बाँट दिए, ठीक है? पहले मैं किसकी बात कर रहा हूँ? भाषा की। तो देखिए यही बता दूँ मैं, भाषा, सुनो यहीं पे मैं बात कर रहा हूँ भाषा। अगर मैं भाषा करूँगा, तो सबसे पहले स्टार्ट होगा तो भाषा, भाषा ही करेंगे और भाषा में भाषा क्या है? भाषा का अर्थ क्या है? भाषा का लक्षण क्या है? भाषा कैसे कार्य करती है? उसकी प्रकृति कैसे है? और देख लेना जब भी भाषा पे बात आती है तो सीटेट की पेडागॉजी का हिस्सा आ जाता है। क्या भाषा अपने विचारों की अभिव्यक्ति है? क्या भाषा मूर्त है या अमूर्त है? या क्या भाषा सिर्फ मौखिक है या लिखित है? क्या भाषा एक विषय भी है? क्या भाषा सूक्ष्म से स्थूल की ओर जाती है? क्या भाषा बहता नीर है? ये भाषा पे कैसे बात करें, क्या करें? तो भाषा का अर्थ, उसके लक्षण, उसकी प्रकृति और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है, उसके भेद। और भेद में भी क्या चले जाएँगे, जैसे कभी सुना है भाषा कितने प्रकार की होती है? एक राजभाषा भी है, ठीक है ना? राजभाषा है, एक राष्ट्रभाषा है, किस अनुच्छेद में आती है, किस संविधान का, ये सारा ज़िक्र आएगा। राष्ट्रभाषा भी है, ठीक है या नहीं है? राष्ट्रभाषा है, एक संपर्क भाषा है, ठीक है ना? एक मानक भाषा है, मानक भाषा भी लिख रहा हूँ मैं। मानक भाषा, थोड़ा सिलेबस समझें आप। तो सिर्फ व्याकरण से शुरू नहीं करेंगे, शुरुआत तो ये भी हो, भाषा पे तो पहले बात हो, ठीक है? चलिए ध्यान से सुनिए, मातृभाषा है इस पर और इनके भी परिप्रेक्ष्य में सारा ये क्या काम करती है, कैसे काम करेगी, तो थोड़ा-सा भाषा की बात। अच्छा भाषा की बात आती है, तो भाषा में तो उपभाषा भी एक चीज़ होती है, देखिए भई, एक उपभाषा भी होती है
और एक बोली भी होती है। इनमें क्या अंतर है? भाषा, बोली, उपभाषा में क्या अंतर है? इनकी विशेषता क्या है? बोली किस किस एरिया में बोली जाती है? ये भी कंटेंट आएगा। ठीक है या नहीं है? मैं इसे यही समझाने लगा, जबकि मैंने इसे विधिवत एक एक कंटेंट करके अगली बार भी क्या है मैं बात करता हूँ। देखिए, उपभाषा है, बोली है, ठीक है ना, विभाषा भी क्या है, इस पे बात करेंगे। और बोली और उपभाषा के अलावा ये बताइए, क्या लिपि के बारे में आप जानते हैं? लिपि, जैसे भारत की हमारी जो हिंदी की लिपि है वो देवनागरी है, पर देवनागरी कैसे लिखी जाती है? बाएं से दाएं। देवनागरी की कुछ हानियां भी हैं, कुछ उसके फायदे भी हैं। जो 12 खड़ी आते हैं उनका प्रयोग कैसे किया जाता है लिपियों में, तो ये सारा जिक्र आएगा। ठीक है या नहीं है? तो सबसे पहले व्याकरण ना करते हुए पहले भाषा पे बात हो। देखिए, एक काम करो, मैंने इसे 4 पार्ट में बताया, भाषा संबंधी, व्याकरण संबंधी, काव्यशास्त्र संबंधी या शिक्षण संबंधी। मैंने लिखने से बचने के लिए इसे टाइप कराया आपके लिए। अब देखिए, जैसे मैं एक काम करता हूं, मैं तुम्हें दिखाता हूं। मैंने पहले भाषा संबंधी वाला लिया। देखिए, यहाँ पहला पार्ट है। मैं ये कहता हूं, देखिए, थोड़ा-सा धीरे चलना पड़ेगा मुझे। हाँ, देखिए, पहला मैंने क्या लिखा बेटा? भाषा संबंधी, है ना? इसको मैंने ना हर पार्ट में फिर व्याकरण की बात करूँगा, फिर काव्यशास्त्र, फिर ये। तो देखिए, मैंने ना इसे यहाँ टाइप करा हुआ था, जो मैं अभी बात बता रहा था। मैं दिखाता हूँ आपको। पहली बात, देखिए, पहला भाषा संबंधी लिया मैंने। भाषा और भेद, यानी भाषा के साथ-साथ उसके लक्षण आ गए, उसकी प्रकृति आ गई, उसकी विशेषताएँ आ गई, और उसके भेद कितने बाँटे गए कि भाषा कितने परिप्रेक्ष्य में बँट जाती है। तो उस संदर्भ में भी बात करेंगे। फिर मैंने इसके साथ ही यहाँ पर उपभाषा और विभाषा लिखा, और बोली भी। ये तीनों परिप्रेक्ष्य में अंतर क्या है? भाषा किसे कहें, उपभाषा किसे कहें, बोली किसे कहें, बोली भाषा से कैसे डिफरेंट है, कैसे अंतर है दोनों में, और क्या क्या उसमें देखा जाता है, ये सारी चीजें परिप्रेक्ष्य होगा। इसके बाद मैंने इसे लिपि, ये 4 ही चीज तो डिस्कशन किया था। तो भाषा की जब भी बात करेंगे तो ये। अब बात आती है इसका दूसरा हिस्सा, जो व्याकरण का पाठ्यक्रम हमने लिया है, इसका दूसरे हिस्से की बात कर रहा हूं मैं। देखिए, दूसरे हिस्से में जो चीज लिखी है, हम्म दूसरे हिस्से में देखिए, व्याकरण व्यवस्था की बात आई। अरे, पाठ्यक्रम को 4 भागों में, पहले भाषा की बात, अब आई असली व्याकरण की, जो ज्यादातर आप पढ़ते हैं। इस व्याकरण को मैंने 3 हिस्से में बांटा है। सुनिए, एक भी चीज नहीं छूटेगी, मैं सारी शुरू से लेके एंड तक क्यों ना पढ़ लें, धीरे से लेके अंत तक क्यों ना पढ़ लें, ठीक है या नहीं है? मैं इसे बिल्कुल बेसिक से लेकर चलूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है इसमें हर तरीके का बच्चा आएगा, और एडवांस तक जाएंगे। ठीक है? इसमें कुछ खास विशेषता जो मैं इसके अंत में बताऊंगा, कि मैं इसमें कंटेंट पढ़ाते वक्त दूंगा क्या, वो बात की बात। ठीक, देखिए, जब हम व्याकरण के हिस्से पे आते हैं, तो व्याकरण में जब भाषा व्यक्त होती है तो ध्वनि से व्यक्त होती है। तो देखिए, व्याकरण में 3 चीज चली जाती है, ध्यान से सुनिए मेरी बात। व्याकरण किसमें? एक होती है ध्वनि व्यवस्था, ठीक है, एक होती है शब्द व्यवस्था, शब्दों बने और बताएं, एक होती है वाक्य व्यवस्था। अब देखिए, कई बार आपने सुना होगा, भाषा जब हम बोलते हैं तो भाषा 2 रूप से प्रकट होती है, एक मौखिक और एक लिखित। एक तो हम बोलकर प्रकट करते हैं और उसे लिखकर दिखा देते हैं, यानी लिपि में भी बद्ध कर देते हैं। लेकिन जब हम बोलते हैं तो ध्वनि तो बोली जाती है, पर उसे लिखा सबसे पहले वर्णों में जाता है। तो बात ध्वनि की करूं या फिर वर्णों वर्णों की करूं? कई बार पूछा जाए तुमसे, कई बार तुमसे पूछा जाए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? ध्वनि। पर भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण भी मानी जाती है। वो क्यों? क्योंकि ध्वनि को पहले वर्णों में ही लिखा जाता है। ध्वनि लिखेंगे कैसे? वर्णों में ही लिखेंगे। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा में जब व्याकरण की बात आती है तो शुरुआत से ही वर्ण की बारी आएगी, और वर्ण को ही ध्वनि कहते हैं। अब बात आई, जब ध्वनि व्यवस्था की बात कर रहे हैं हम, तो ध्वनि में पढ़ेंगे क्या? तो सुनो भाई, ध्वनि में मैंने 2 हिस्से रखे हैं। ये मैं पहले बांट रहा हूं, व्याकरण को देखना सीखो। ये नहीं कि पढ़ लें हम। सिलेबस तो मैं बताऊंगा तुम्हें। और देखिए, मैंने लास्ट में एक सिलेबस ऐसा लिखा है जिसमें सारे टॉपिक एक साथ हैं। लोग ज्यादातर ऐसे ही बताते हैं कि ये टॉपिक कराएंगे, पर इसे देखिए, सबसे पहले ध्वनि की बात करें तो सबसे पहले वर्ण व्यवस्था की जानकारी हो तुम्हें। वर्ण कैसे हैं, वर्ण किसे कहते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं, क्या वर्ण 2 आधारों पे बटे होते हैं? 2 प्रकार होते हैं वर्ण के, स्वर और व्यंजन। और स्वर कौन से हैं उसमें? हर्ष स्वर कौन से, दीर्घ स्वर कौन से हैं, कौन सी ध्वनियों से उच्चारित होंगे? कंठ ध्वनि, तालु ध्वनि, मूर्धन्य ध्वनि। ठीक है ना? कई बार व्यंजन में भी यही बात पूछी जाती है कि स्पर्श व्यंजन कौन से हैं, अंतस्थ कौन से हैं, य र ल व इसमें से लुंठित कौन सा है। और कई बार इनकी भी ध्वनि उच्चारण होते हैं, पर इनके साथ साथ इन्हें सघोष अघोष भी पूछ लेते हैं, अल्पप्राण महाप्राण पूछते हैं। तो जब हम ध्वनि की बात करेंगे और ध्वनि में वर्ण जब व्यवस्था आएगी, तो सारे वर्णों पे बात होगी। और वर्णों पे बहुत प्रश्न आते हैं और बड़े मुश्किल हो जाते हैं। कई बार पूछेंगे अनुनासिक और अनुस्वार में क्या अंतर है? ये भी वर्णों की, ये ध्वनियों की तो बात है। ध्वनियां कैसे उच्चारित होंगी, ठीक है ना? तो देखिए, सबसे पहले अगर ध्वनि व्यवस्था चलेगी तो वर्ण की जानकारी हो। और अगर वर्ण अगर कर लेंगे तो साथ में संधि भी हो जाए। क्यों? क्योंकि संधि सभी जानते हैं, संधि वर्णों का मेल है। जब स्वर का ज्ञान हो जाएगा, जब व्यंजन का ज्ञान होगा, तो स्वर व्यंजनों के मिलने से संधि हो गई, नए नए शब्द गढ़ने लगे।
तो हम संधि भी लेके चलेंगे। लेकिन अगर संधि पढ़ रहे हैं तो संधि तीन प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। बड़ा हम मुश्किल सोचते हैं, पर बड़े टिप्स में कुछ नियम है इसके, इजी है। स्वर संधि भी पांच प्रकार की होती है, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि। तो क्यों ना जब वर्ण पढ़े जाएं, वर्ण समझ ही लिए गए तो ये हो जाना चाहिए। मैंने इसीलिए क्रमबद्ध ना करके व्याकरण को अपने तरीके से जज किया। मुझे लगता है व्याकरण से पहले भाषा की जानकारी ले लो, और जब हम व्याकरण को, अरे व्याकरण तो भाषा को सुधारने का जिम्मा है, तो पहले भाषा की बात हो, उसके बाद फिर व्याकरण पे आएंगे। तो व्याकरण में सबसे पहले ध्वनि आएगी, भाषा की सबसे छोटी इकाई। और भाषा की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? वाक्य, वाक्य संरचना। लेकिन अगर पूछा जाए भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई कौन सी है, तो शब्द संरचना, शब्द है। अगर हम बहुत सारी ध्वनि को, जैसे देखो, एक मैं लिखूं अ, ये वर्ण है, इसे बोला भी जाएगा ध्वनि। एक है म, एक है र। और जब बहुत सारे वर्ण मिल जाएंगे तो शब्द बन जाएगा। पर शब्द वर्णों का मेल नहीं है, शब्द है वर्णों का समूह नहीं, वर्णों का सार्थक समूह। जब बहुत सारी ध्वनियां मिलकर, जब बहुत सारे वर्ण मिलकर अर्थ देने लगे तो शब्द बन जाएगा। ठीक है या नहीं है? और जब बहुत सारे शब्द मिलकर अर्थ देने लगे तो क्या है? वाक्य भी है। पर उसमें क्रमबद्धता, उसमें एक व्यवस्था भी देखी जाती है। चलिए कोई नहीं, देखिए इसे, बस मेरी बात सुनिए आप। तो ध्वनि में दो टॉपिक आ जाएंगे, वर्ण और संधि, क्योंकि वर्ण इसमें आएगी। फिर बात आती है, अगर बहुत सारी ध्वनि इकट्ठी होने के बाद अर्थ देने लगे तो शब्द में चले आएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज व्याकरण में जो है वो शब्द संरचना, और ज्यादातर 75% शब्दों की पर ही प्रश्न आते हैं। शब्द तो बन गया, पर किसी शब्द को तुम समास भी कह सकते हो, किसी शब्द को तुम संधि के द्वारा ही बता सकते हो, किसी शब्द में तुम उपसर्ग प्रत्यय छाड़ सकते हो। ये सारी चीज आती है। कभी कभी तो कारक भी तो शब्द पे डिपेंड करता है। ये ज्यादातर जो व्याकरण का हिस्सा तुम पढ़ते हो, ये सारा शब्द में जाता है। अब देखिए शब्द में, देखिए थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर रहा हूं जिससे तुम्हें दिखे ये। मैं इसे यहां से हटा लेता हूं बेटा, इस सिलेबस को सीख लो, हिंदी में पढ़ा कैसे जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैं थोड़ा ऊपर कर रहा हूं इसे। देखिए इसे, हाँ याद कर रहा हूं, देखिए, क्योंकि ये छोट थोड़ा वो है। अब ध्यान से सुने मेरी बात। जब हम शब्द पे चलेंगे तो शब्द है क्या, ये तो जानकारी लेंगे, लेकिन शब्द के भेदों पे भी प्रश्न आते हैं। कहते हैं कोई भी शब्द के अगर भेद देख रहे हो, शब्द के प्रकार देख रहे हो, तो प्रकार से पहले उसका वर्गीकरण देखना पड़ता है कि शब्द बने कैसे हैं, शब्द कितने आधारों पर गढ़ लिए गए हैं, कितने आधारों पर बने हैं, उन्हें किस आधार पर बांट लिया गया। तो शब्दों का जब भी मैंने पढ़ा तो उसे चार आधारों पर गढ़ा गया। चार आधार का मतलब है वह शब्दों को हम चार तरीके से बना लेते हैं, शब्दों के प्रकार हम चार तरीके से पहचानते हैं। कैसे? सबसे पहले इसमें एक चीज ये है, रचना बनावट के। आज मैंने एक टेलीग्राम उस पे यूट्यूब पे भी इस पे प्रश्न डाला, रचना और बनावट के आधार पर, कि कई बार शब्द बनाया गया, मनुष्य के द्वारा बनाया गया, कि एक शब्द इधर से पकड़ा, दूसरा इधर से पकड़ा और जोड़ जाड़ करके बना लिया। कई बार शब्द की रचना की गई, उसे बनाया गया। जैसे कैसे बनाया, सुनो भाई। जैसे एक मैं लिख देता हूं, जैसे एक वर्ड दे रहा हूं मैं, चलो यही दे देता हूं मैं, देश। एक शब्द ये है देश, और एक दूसरा शब्द उठाया भक्ति, ये भी तो शब्द है। और फिर इसे जोड़कर फिर क्या बना दिया, देश भक्ति, समास बन गया। बन गया नहीं बन गया? तो कई बार क्या शब्द को जोड़ जाड़ करके बनाया गया, नहीं बनाएगा मनुष्यों ने? हाँ, उसकी रचना भी की। तो जब शब्द की रचना की गई, बनाया गया, बनावट दी गई, उस आधार पर शब्द कितने प्रकार के हैं? तीन। और कौन कौन से नाम दिए? रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। जैसे एक प्रश्न बताओ, अगर कोई मुझसे पूछे सूर्य, ये कौन सा शब्द है? और कोई पूछे मुझसे सूर्य ताप, ये कौन सा शब्द है? तो मैं ये कहता हूं ये रूढ़ शब्द है। और कोई मुझसे पूछे ये कौन सा है, तो मैं कहता हूं यौगिक। रचना बनावट के आधार पर तीन प्रकार का शब्द है, रूढ़, यौगिक। सीधी सीधी बात है, जो शब्द दो शब्दों से मिलकर बन जाएगा वो यौगिक है। यौगिक माने जिसका योग कर दिया है। क्या इसमें एक सूर्य और ताप दो है या नहीं है? पर कोई मुझसे पूछे ये कौन सा है, तो मैं कहता हूँ ये यौगिक नहीं है, तो ये रूढ़ है। वो क्यों? क्योंकि ये शब्द दो शब्दों से मिलकर नहीं बना। असली में ये शब्द अकेला, इसमें कुछ जोड़ा नहीं गया, जबकि ये शब्द अकेला था, इसमें ताप जोड़ दिया, जो जुड़कर बनेगा वो यौगिक है। तो एक रूढ़, एक यौगिक। एक शब्द और दूं, लेकिन अगर कोई मुझसे कहेगा नीलकंठ, तो ऐसा लगता है ये दो शब्द का मेल है, ये यौगिक जैसा लगता है कि नील और कंठ। पर नीलकंठ नीले कंठ को नहीं कहते, नीलकंठ तो शिव को कहते हैं। कहते हैं जब दो शब्द समान अर्थ देते रहेंगे, उन्हीं का वही अर्थ रहता रहेगा। सूर्य ताप, सूर्य के ताप को ही कहते हैं, ये इस समय यौगिक है। पर नीलकंठ नीले कंठ को नहीं कहते हैं। ये किसको कहते हैं? ये योग रूढ़ को कहते हैं। इसका अर्थ है योग रूढ़। ठीक। तो रचना बनावट के आधार पर शब्द हैं और पूछे जाते हैं। लेकिन इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट बात बताओ, जब हम यौगिक शब्द पढ़ते हैं तो यौगिक ना तीन टाइप्स या चार टाइप्स का दिखता है। टाइप्स नहीं, इसमें तीन तरह के शब्द चले जाते हैं। कभी तुमने सुना है समास? मुझे बताओ, समास एक शब्द से मिलकर बनता है या दो शब्दों से? तो जब हम यौगिक शब्दों की बात करेंगे तो यही कंटेंट लेंगे भाई बेटा, क्योंकि ग्रामर में हम ऐसे नहीं पढ़ेंगे तोड़ तोड़ करके समास पढ़ लिया ये। अरे यौगिक पढ़ रहे हैं तो कंटेंट फिर वही शुरू होने चाहिए।
ऐसे करके तुम व्याकरण की एक विधिवत जानकारी लोगे और सुलझती चली जाएगी सारी चीज। मैं इस बार इसे बिल्कुल विभिन्न तरीके से पढ़ाऊंगा। ऐसे नहीं है कि कभी समास पढ़ा दिया कभी संज्ञा, ये नहीं। देखिए, तो यौगिक में समास, कभी तुमने उपसर्ग का नाम सुना है? यहीं कर लेंगे और खूब प्रश्न आते हैं। उपसर्ग भी सुनो, किसी शब्द में कोई शब्द आके जुड़ा होता है, ये जानते ही हो तुम। एक होता प्रत्यय, जिसे तुम इंग्लिश में सफिक्स कहते हो, एक प्रोफिक्स होता है, प्रत्यय भी पूछता है, ठीक है ना। जैसे देव में ता जोड़ दूंगा तो देवता, पीछे जुड़ गया कुछ, ठीक। तो ये, अच्छा एक काम करो, ये क्या लिखा है देखिए, संधि। संधि भी शब्द निर्माण की प्रक्रिया है, लेकिन संधि में शब्द नहीं जुड़ा, वर्ण जुड़े फिर शब्द बन गया। तो शब्द तो संधि से भी बना गया, पर वो वर्णों के मेल से बना है, इसलिए वो यहीं वहीं आया, वरना तो ये भी यहीं भी आता है, ठीक है या नहीं है। तो एक यौगिक शब्द भी होता है। तो यहीं पर अगर मैं शब्द की बात करूं, तो क्यों ना ये पढ़ लूं, इसे अलग से लिखने क्या है, ये चीज ऐसे ही चलेंगी, ऐसे ही कोर्स चलेगा। जैसे हिंदी बनाई गई है बड़े विद्वानों के द्वारा, उसे वैसे ही क्यों ना पढ़ा जाए, क्यों उसे तोड़ मरोड़ कर पढ़ा जाए, ठीक है। देखिए, दूसरी चीज, अभी इस पे बात कर रहा हूं, आज सिलेबस समझिए आप, पढ़ने का तरीका बता रहा हूं, भाषा, फिर आई ध्वनि की बात, फिर ये आई। कई लोग सिर्फ ये पढ़ाते हैं, मैं चाहता हूं तो शायद ये भी शुरू कर सकता हूं। चलिए देखिए, एक काम करो, शब्द रचना बनावट के आधार पर ही नहीं बना, शब्द एक तरीके से और पहचान लिया जाता है, कि शब्द की ना उत्पत्ति से भी पहचानते हैं। जैसे देखिए, एक शब्द दूं मैं, सुनिए, अगर मैं फिर दोबारा यही शब्द लिख दूं, मैं क्या लिखा है, सूर्य। कई बार ये देखते हैं कि ये बना कैसे है, रचना बनावट के आधार पर पहचान सकते हैं, भाई एक ही है ये। लेकिन कई बार इसी शब्द को, पता है, हम रचना बनावट से नहीं पहचानते, हम ये देखते हैं ये आया कहां से है। चलिए बताइए, हिंदी से लिया या संस्कृत से आया? संस्कृत से। कभी कभी मैं दे दूंगा स्कूल, कहते हैं कई बार ये नहीं देखते ये बना कैसे, हम ये देखते हैं इसका ओरिजिन कहां से, अरे आया कहां से, विदेशी से आया है, संस्कृत से आया है, तद्भव है ये। कई बार शब्दों बनाने के आधार पर नहीं देखते, शब्द का ओरिजिन देखते हैं, उत्पत्ति कहां से हुई है, शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई, इसका स्रोत कहां है, कहां से सोर्स है, आया कहां से है ये, ठीक है ना। तो उत्पत्ति के आधार पर अगर शब्दों को जांच रहे हो, शब्द सिर्फ उत्पत्ति के आधार पर नहीं जांचा जाता ना, रचना बनावट से भी पहचान सकते हो। लेकिन कभी कभी शब्द रचना बनावट से नहीं, वो पूछता है कि उत्पत्ति से बताना। तो जब उत्पत्ति से देखते हैं, तो कई बार संस्कृत से आते हैं, कई बार देशज अपने आप भी गढ़ लिए जाते हैं, कई बार विदेशों से भी आते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर 5 ही रखो, कई बार कई किताबों में से 4 रख रखा है, लेकिन संकर शब्द भी हम इन्हीं के साथ पढ़ते हैं, इसलिए इसे 5 ही माना जाता है, ठीक है भाई। तो देखिए, उत्पत्ति के आधार पर एक तत्सम शब्द है, जितने भी शब्द संस्कृत से आ गए वो तत्सम है। एक होता तद्भव, जो संस्कृत से बदल गए वो तद्भव है। ये कैसे पढ़ेंगे आगे, बात की बात, पूरे नोट्स के साथ पढ़ेंगे इसे, देखिए। एक होता है देशज, एक होता है विदेशज, एक होता है संकर शब्द। संकर शब्द वो होता है जो 2 भाषा से मिलकर बनता है, तो इसकी भी जानकारी रखेंगे, ठीक है। कई बार तो अजीब सा नाम होता है कि शंकर तो सबने पढ़ा है, पर इसका नाम बदल देंगे, कहेंगे इसमें से द्विज शब्द कौन सा है, दूसरा नाम शंकर को द्विज कहते हैं। विदेशज शब्द को भी कई अलग नामों से जाना जाता है, ठीक है। तो ये देखो, एक दूसरी बात ये हुई, एक बार पूछा है हिंदी में कि ग्रहित शब्द कौन सा है, तो ग्रहित शब्द ये है स्कूल, जो ग्रहण किया गया है, बाहर से आया है। तो विदेशज को ग्रहित शब्द भी कह सकते हैं, ठीक है। आगे चलता हूं मैं, बताइए। ये हुआ सिलेबस, अभी सुनो, पूरा नहीं सिलेबस, आप देखो, कोर्स लो या ना लो बात की बात है। चलिए देखिए, एक थर्ड देखो, कभी कभी हम शब्द को सिर्फ ये नहीं देखते कि वो बना है या उसकी उत्पत्ति हुई है। कभी कभी कोई शब्द लेते हैं, फिर हम उसका मीनिंग निकालने लगते हैं कि ये एक अर्थ देता है, एक से ज्यादा अर्थ देता है, या कोई भी अर्थ नहीं देता। तो देखिए, अर्थ के आधार पर शब्द 4 माने गए हैं, क्योंकि अर्थ देगा शब्द। कौन कौन सा? एक एकार्थी, एक अनेकार्थी, समानार्थी को कहते हैं पर्यायवाची। तो क्यों ना पर्यायवाची यहीं पढ़े जहां पढ़े जा रहे हैं। शब्दों का अलग तरीके से पढ़ेंगे, इस बार हम व्याकरण थोड़ी मैजिक तरीके से पढ़ेंगे, विधिवत तौर पर पढ़ेंगे। तो समानार्थी भी है, एक विपरीत आती है, कुछ शब्द उल्टे अर्थ दे जाते हैं, ठीक है ना। तो ये भी है। चलिए, तीसरा ये है, शब्द पे बात हो रही है, वो हो गया। आगे देखिए, सुनिए, हिंदी को हिंदी की तरह पढ़े, उसे बांट कर बताएं कैसे, ये नहीं कि बस ये रहा टॉपिक और हो गया ना, ऐसे कैसे, ठीक है ना। आगे देखिए, एक चौथा बताए, रूपांतरण। कभी कभी पता है क्या होता है, हम शब्द का ना रूप बदल देते हैं। जैसे मैं अगर कहूं, कोई भी शब्द देता हूं, जैसे बहन, ये शब्द है, हाँ जी है। पूछेगा संज्ञा है, हाँ संज्ञा है, जातिवाचक, ऐसे ही बता देते हो तुम। लेकिन कई बार पता है, इसको तुम एक वचन बहुवचन में ही पहचान सकते हो, क्योंकि इसका रूप बदलते हैं। बहन एक वचन है, और अगर मैं कह दूं बहने बहुवचन, कभी कभी शब्दों का रूप बदलने के आधार पर हम पहचानते हैं, उसमें परिवर्तन करके पहचानते हैं, उसको रूपांतरण के आधार पर पहचानते हैं। कहते हैं शब्द का जब रूप बदलेगा रूपांतरण के आधार पर, शब्द कितना माना गया? 2। कौन कौन सा? विकारी और अविकारी। लेकिन जब हम विकारी पढ़ेंगे, तो विकारी 4 प्रकार का शब्द होता है, 4। कभी सुना है संज्ञा? सुनो, कभी तुमने सुना है संज्ञा? 4 कौन कौन से? सुनो, ये पढ़ा तो होगा, मैं अपनी तरीके से बता रहा हूं। एक होता है संज्ञा,
संज्ञा पढ़ेंगे। पर बताओ जितने भी संज्ञा के शब्द है वो तुम स्त्रीलिंग पुल्लिंग में भी पहचान सकते हो, कारक में भी पहचान सकते हो, कारक भी संज्ञा के ही शब्द होंगे या सर्वनाम के, या तुम उसे स्त्रीलिंग पुल्लिंग में पहचानोगे, एक वचन बहुवचन में, तो क्यों ना संज्ञा के साथ ही स्त्रीलिंग पुल्लिंग कारक साथ ही पढ़ लिए जाए। ठीक है, संज्ञा। दूसरा क्या है, सर्वनाम, ये भी पढ़ने, प्रोनाउन पढ़ा होगा आपने, प्रश्न आते हैं इस पे, निजवाचक सर्वनाम बताइए। ठीक है, एक तीसरा होता है विशेषण, है ना, विशेषण के प्रकार पूछता है वो, बिल्कुल पूछता है। लेकिन एक चौथा होता है क्रिया, क्रिया सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, पूर्ण संयुक्त क्रिया, रंजक क्रिया, ठीक है ना, प्रेरणार्थक क्रिया, नाम बोधक क्रिया, नाम धातु क्रिया, क्रिया अर्थक क्रिया, बहुत सारी क्रियाएं, अपूर्ण क्रिया भी मानी जाती है, अपूर्ण अपकर्मक, ठीक है ना। लेकिन हम क्रिया के सारे भेद पढ़ेंगे, लेकिन भेद के साथ क्या क्रिया से और कुछ जाना जा सकता है? क्रिया से दो टॉपिक और निकलते हैं। कभी तुमने वाच्य का नाम सुना है? वाक्य नहीं, वाच्य, वॉइस, क्रिया के ढंग को ही बताता है वॉइस। वाच्य क्रिया के उस रूप को कहते हैं जिसके द्वारा हमें किसी भी वाक्य में यह पता लगता है, क्रिया के उस रूप को कहते हैं वाच्य, जिसके द्वारा हमें यह पता लगता है कि इस वाक्य में कर्ता प्रधान है, कर्म प्रधान है, या भावी प्रधान है। तो क्यों ना क्रिया के साथ ही वाच्य हो, तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। और वाच्य क्यों, एक टॉपिक और बढ़ता है काल, सुना है, टेंसेस, ये भी क्रिया के समय को डिफाइन कर रहा होता है, काम हो रहा है, खत्म हो गया, या होने वाला है, तो काल भी इधर ही पढ़ेंगे। तो क्यों नहीं, जैसी ग्रामर गढ़ी गई है उसे वैसी पढ़ें। देखिए भाई, ये मैं पहली बार बैच बना रहा हूं इस तरह का अपने लिए, सिर्फ आपके लिए नहीं है ये बैच, मेरे लिए इसलिए क्योंकि मैं इसे यादों में रखना चाहता हूँ कि कैसा इसे पढ़ाएं। तो कोशिश करेंगे, अभी तो मैं सिलेबस बता रहा हूँ आपको, टाइम भी ले रहा हूँ इसलिए इस पे। ठीक है, ये हुआ ये। अच्छा देखिए, तो चार ये हो गए, पर एक होता है अविकारी, और अविकारी को ही हम अव्यय शब्द भी कह देते हैं। अव्यय भी चार प्रकार का होता है, जैसे क्रिया विशेषण, जैसे संबंध बोधक अव्यय, क्रिया विशेषण का नाम सुना, प्रश्न आता है, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय। एक इससे अलग और एक और पॉइंट होता है अविकारी में, निपात, इसे भी जिक्र करेंगे। कई बार निपात को लोग अव्यय में ही बता रहे हैं, पर निपात और अव्यय में डिफरेंस है, बहुत माइनर सा डिफरेंस है, देखेंगे, इसे पढ़ेंगे। तो देखिए भाई, सीधी सीधी बात है, अगर अमूमन कभी आप हिंदी का किसी का भी कोर्स लेते हैं तो वो इनका जिक्र करता है, भाषा को इसमें शामिल नहीं करता, पर हम भाषा को इसमें शामिल करेंगे। पर बात यहां तक खत्म नहीं हुई है, शब्द के बाद हम आगे बढ़ते हैं, जब बहुत सारे शब्द बहुत मिलकर व्यवस्थित शब्दों का क्रम जो होता है वो वाक्य कहलाता है। ठीक है ना, एक से ज्यादा शब्द मिलेंगे तो वाक्य बन गया, और वाक्य बन गया तो सुनो भाई, वाक्य में सुनो, वाक्य में जब हम पढ़ेंगे तो वाक्य के भेद पूछे जाते हैं। कहते हैं वाक्य को दो आधार पे बांटते हैं हम लोग, एक रचना बनावट के आधार पर, हम ये भी पहचानते हैं वाक्य बना कैसे, और रचना बनावट के आधार पर देखोगे तो सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य होता है। लेकिन कई बार वाक्य अर्थ से भी पहचाना जाता है, कि जब भी हम कोई भी वाक्य लिखते हैं तो उसका अर्थ निकालते हैं, और अर्थ निकालें तो विधि विधानवाचक, निषेधात्मक, प्रश्नवाचक, विस्मयादि बोधक वाक्य, इस तरह के 8 वाक्य बनते हैं। तो ये दोनों पढ़ेंगे। तो भेद भी, सबसे पहले भेद, वाक्य तो क्या है ये तो पता ही लगेगा उसके भेद। इसके अलावा वाक्य अशुद्धि, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें, क्या लिखा है, वाक्य अशुद्धि। वाक्य अशुद्धि का मतलब ये है कि वाक्य में कई बार गड़बड़ होती है, खराबियां होती है, सही भी है या नहीं है, पर वाक्य की जो अशुद्धि चेक करते हैं, अशुद्धि एक चीज से नहीं होती, जब ये सारा व्याकरण का हिस्सा, संधि समास सब हो जाता है, तब अशुद्धि करनी चाहिए। वो क्यों, क्योंकि किसी भी सेंटेंस में क्रिया विशेषण गलत हो सकता है, किसी भी सेंटेंस में उसकी स्पेलिंग गलत हो सकती है, किसी शब्द में वाक्य में उसका क्रम गलत हो सकता है, कारक का ही क्रम गलत है, ठीक है ना, क्रिया का या कर्ता और क्रिया का संबंध ही गलत है। तो वाक्य की अशुद्धि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये काफी बड़ा भी टॉपिक होगा, ठीक है या नहीं है। तो वाक्य अशुद्धि भी पढ़ेंगे। लेकिन जब हम वाक्य के ये दोनों टॉपिक पढ़ लेंगे तो इसके साथ एक टॉपिक निकलता है पदबंध। ये वाक्य का शब्दों का एक समूह, एक छोटा समूह पदबंध कहलाता है, ठीक है ना ये। तो ये ध्यान रखना, हम पदों को का बंध भी, पदबंध भी पढ़ेंगे इसी में। तो मैं व्याकरण में चला गया, ध्वनि से लेके, ध्वनि व्यवस्था से लेके शब्द और फिर वाक्य, ये तीनों क्राइटेरिया में सारी ग्रामर रहेगी। समास, समास आ गया, उपसर्ग प्रत्यय आ गया, काल भी आ गया, वाच्य भी आ गया, ठीक है ना, संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण सब आ गए, और साथ कर ये भी कर लिया, फिर वाक्य पे पहुंचे, उसके साथ पदबंध भी बड़ा, तो टॉपिक बड़ा है यहाँ पर। तो क्या व्याकरण का सिलेबस खत्म? सिलेबस अभी खत्म नहीं है। अब सुनिए, दो चीज जो बढ़ रही है, सी टेट वाले बच्चों को इसमें मैं क्यों जोड़ रहा हूं, देखिए अब आगे आएगा तीसरी चीज। पर व्याकरण यहां तक खत्म नहीं है, एक तीसरा हिस्सा व्याकरण का आता है काव्य शास्त्र। मैंने फिर बताया था, हिंदी के पाठ्यक्रम को मैंने 4 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। पहले भाषा पे बात होगी, भाषा का सारा, इसमें भाषा से संबंधित, जैसे संप्रेषण, इसमें भाषा से संबंधित सारी पेडागोजी भी आएंगी, भाषा कैसे कार्य करती है ये भी आएगा, आप ये पहचानिए। अगले पे चल रहा हूं मैं, इसको खत्म करने के बाद सुनिए, तीसरे एस्पेक्ट पे जा रहा हूं मैं, तीसरे पार्ट्स पे जा रहा हूं व्याकरण के। इसे देखें,
व्याकरण ये है असली में। व्याकरण ये नहीं है कि बस हिंदी समास कर लिया और खत्म। क्यों ना हम सारा पढ़ लें, एक बार कोर्स करो, क्या ऐसे छांटते रहो? कभी एक बार बताइए, कोई मैथ्स का टीचर है, मैथ्स का बच्चा तैयारी कर रहा है, अरे जिसे मैथ में आती है ना उसे एसएससी में बैठा लो, उसे डीएसएसबी के एग्जाम में बैठा लो, आईएएस के एग्जाम में बैठा लो। मैथ्स जिसको आती हो तो कहते कैसे कर लेगा? आपने परीक्षा बांट रखी है, इसमें आएगा ये इसमें आएगा, आप सिलेबस में जब सारा ही करा रहा हूं, छोड़ ही नहीं रहा हूं, तो किसी भी परीक्षा में बैठ जाओ। ये कोर्स 12th का बच्चा भी लेगा तो उसे भी व्याकरण आएगी, छोटा बच्चा भी काम करेगा, क्योंकि मैं इसे शुरू से लेकर लास्ट तक ले जाऊंगा। दूसरी बात, इस बैच को कोई भी बच्चा ले सकता है, व्याकरण के साथ पेडागोजी का हिस्सा भी डाल रहा हूं। हाँ, इसमें लिटरेचर का पार्ट नहीं मैं दूंगा। कई बार इस सुपर टेट के बच्चों के लिए लिटरेचर के लिए आता है, तो उनके लिए मैं कुछ पत्रिकाएं, कुछ नोट्स मैं दूंगा, उसे समझाऊंगा भी, इसमें 2 या 3 क्लास में दूंगा। तो ये बड़ा बैच है भाई। तो सुपर टेट वाले बच्चे जोड़ सकते हैं, लेकिन जो मेज नेट की तैयारी कर रहा है उसे तो विधिवत पढ़ना पड़ेगा भाई। ठीक है ना? आगे चलो। और वो शायद जो हिस्सा मैं दूंगा लिटरेचर का भी, वो भी आपको ऐसा लगेगा कि बहुत है। देखना, जब हम शुरू करेंगे तो कर रहे हैं। अब देखिए, काव्य शास्त्र। तो पहले हमने भाषा पे बात की, फिर हमने व्याकरण के हिस्से पे बात की, ध्वनि पे, शब्द पे और वाक्य पे। अब तीसरा हिस्सा जो व्याकरण का में आता है वो है काव्य शास्त्र। काव्य माने कविता। कविता के परिप्रेक्ष्य में भी व्याकरण में डाल रहे हैं आजकल। देखिए कैसे डाल रहे हैं। देखिए मैं यहां लिख रहा हूं कविता के परिप्रेक्ष्य में। सुने, सबसे पहली चीज अलंकार। क्या ये आता है? अनुप्रास, उत्प्रेक्षा, रूपक, यमक, ठीक है ना, श्लेष, अतिशोक्ति, बहुत सारे अलंकार हैं। मानवीकरण, प्रतीप, अनन्वय अलंकार, ठीक है ना, बहुत सारे अलंकार हैं और सभी परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो जितने अलंकार है कोशिश करूंगा सारे के सारे इसमें बता दूं जो इंपॉर्टेंट है। एक बात और, अलंकार के प्रकार भी आते हैं, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, एक उभय अलंकार भी है। कैसे कैसे रखे जाएं, कैसे कैसे अलंकार की संरचना हुई, कब से शुरुआत करी, क्यों, कौन इसका फाउंडर है। अलंकार पढ़ाने से पहले अलंकार की जो मुख्य बातें हैं उस पर पूरी एक लेक्चर होगा, फिर अलंकार पे आएंगे। इसी तरह से रस को पहले समझेंगे, रस है क्या, कौन देने वाला है, कितने रस हैं, किस तरह से बना है, किसका कौन सा स्थायी भाव है, क्या रस के अंग 4 हैं, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव, विभाव, अनुभाव, क्षणिक भाव, व्यभिचारी भाव जिसे कहते हैं हम, और एक स्थायी भाव। इन चारों के मिलने से रस की उत्पत्ति हो जाती है। पर ये रस है क्या? काव्य की आत्मा किसे कहा जाता है? ये सारी चीज रसों में आ जाएगी। तो क्यों ना व्याकरण में सिर्फ वही पढ़ें? क्या रस अलंकार नहीं है? कविता के परिप्रेक्ष्य में कौन कौन सी व्याकरण है वो भी तो आएगी। सिर्फ भाषा को ही थोड़ा ना सुधारेगा। भाषा में जितनी भी चीज आती है वो आते हैं, मुहावरे भी आएंगे, वो भी है। ये भाषा के सुधारने का ही तो जिम्मा है व्याकरण का। तो दूसरी चीज रस भी करेंगे हम। एक होता है छंद, दोहा, सोरठा, चौपाई, उल्लाला, क्या मात्राएं कैसे हैं, वार्णिक कौन सा है, मात्रिक कौन सा है, ये गण क्या है, जगण, तगण, भगड़ ये क्या है, या माता राजभांसल का ये क्या है, छंद को किसने दिया है, पहली बार उसका उल्लेख कहाँ हुआ है। छंद पे तो बतेरी बातें आएंगी। छंद को विधिवत तौर पे एक टॉपिक ही इस पे ये लगेगा कि छंद है क्या, ये कैसे बना है, किस किस ने इस पर बात की है। रसो भी पूछ लेता है कि भाई भट्टुलोलट कौन है, शंकुक कौन है, खूब सारी चीजें जिक्र चलेंगी। और करना है इसे, ऐसा नहीं कि आप इसे छोड़ोगे। तुम कैसे मान गए ये मुश्किल है, इसे पढ़ोगे तभी तो होगा। एक शब्द शक्तियां हैं। शब्द शक्तियों पे केवीएस के बैच में जब मैंने सिलेबस देखा, तो केवीएस वालों का सिलेबस मैंने बड़ा आसान देखा। शब्द आएंगे, ये आएगा, और कुछ मुहावरे हो जाएंगे, पर्यायवाची, समास, संधि, ये चीजें रखी। शब्द शक्तियों का जिक्र नहीं था। लेकिन जैसे ही केवीएस का पेपर आया तो लक्षणा शक्ति पर प्रश्न था। एक बात ध्यान रखना, जितने पेपर यूपी से संबंधित तैयारी कर रहे हो किसी भी, मैंने एक चीज देखी, जब भी सिलेबस देखा तो सब कुछ लिखते प्रॉपर है, आखिरी में डाल देते हैं हिंदी एवं विविध चीजें। विविध माने और भी चीजें शामिल हैं। तो व्याकरण का कोई भी हिस्सा छुटता नहीं है, कभी सोच रहे हो आप। तो शब्द शक्ति पे भी प्रश्न आएगा। काव्य गुण, काव्य दोष भी इसमें शामिल करूंगा मैं। काव्य के गुण क्या होते हैं, काव्य में दोष क्या होते हैं, इनकी पहचान होगी तभी तो बच्चा कविता लिखेगा। ये पेडागोजी के हिस्से से भी जुड़ेगा। ठीक है ना? तो इसे भी लेंगे हम। ठीक। तो ये व्याकरण के बाद कविताओं को बढ़ाने का काम जो ये कर रहे हैं, इन पर क्लासेस होगी, नोट्स होंगे और ये सब होगा। अब आता थी क्या कोर्स खत्म? अभी भी नहीं। एक चीज है, जैसे केवीएस को जब मैं देख रहा था तो कुछ पेडागोजी का पार्ट आता है, एचटेट को देख रहा था तो उसमें कुछ पेडागोजी का पार्ट आता है। जब मैं राजस्थान टेट को देख रहा तो भी देखा, और जब सीटेट को देखा तब भी पेडागोजी का पार्ट। तो एक बात बताओ सीटेट वाले बच्चों, क्या भाषा की प्रकृति पे प्रश्न नहीं आते? भाषा कैसे काम करती है, तुम भाषा की प्रकृति, भाषा का कार्य सीख गए, तो सब तो पेडागोजी तुम्हारे हाथ में है। लेकिन पेडागोजी के कुछ हिस्से अभी मैं दे रहा हूं इधर। अभी देखिए, इसके बाद जब ये फिनिश करूंगा तो ध्यान रखिए, सुनिए, सुनिए, शिक्षण संबंधी कि जो हिंदी व्याकरण है अब उसे पढ़ाएं कैसे। तो इसमें दो चीज जाएंगी भाई।
एक तो भाषा कौशल, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, इसमें प्रश्न आता है। ये क्या है? पूरी एक क्लास लगेगी, पूरा मैटर मिलेगा। और दूसरा है व्याकरण शिक्षण, निगमन विधि, आगमन विधि, प्रत्यक्ष भाषा विधि, व्यवहारिक व्याकरण विधि, भाषा के सिद्धांत, ये सब कुछ जिक्र आ जाएगा। तो पेडागोजी का भी हिस्सा मैंने कोशिश ये की है कि अगर कभी आप इस बैच को ज्वाइन करेंगे तो यही पाएंगे कि आपको जरूरत से ज्यादा मिला है। और शायद हिंदी में, मुझे नहीं लगता, और इसके साथ साथ एक फ्री चीज तुम्हें मिलेगी, मेरा अनुभव जो मैंने सीखा है। एक चीज और सुनो, इसके बाद बताना की कोशिश कर रहा हूं मैं। अब बात आती है इस बैच में मैं दूंगा क्या। इस बैच में मैं पहली बार कोई भी टॉपिक उठाऊंगा तो मैं एक लेक्चर दूंगा पहले। उस लेक्चर के बाद आपको एक पूरी पीपीटी तभी के तभी मिलेगी, उसे समझाऊंगा भी। जो मैंने लेक्चर दिया लिखने की जरूरत नहीं होगी, पूरा क्रमबद्ध होगा। आप मेरे जो बातें वो लिख तो सकते हैं, लेकिन साथ में पूरा एक मैटर मिलेगा। इसके साथ उसी टॉपिक पे लगभग 100 प्रश्न होंगे, चाहे वो ध्वनि हो, चाहे वो वर्ण हो, चाहे वो संधि हो, चाहे वो समास हो। हर टॉपिक पे करीबन 80 से लेकर 100 प्रश्न मैंने खुद के द्वारा बनाए होंगे, जो शायद तुम किसी परीक्षा में ना देखे होंगे। 50% देखे होंगे, बाकी उससे मिलते जुलते मिलेंगे। ये ध्यान रखना। और जब मैं सारी व्याकरण को, हर व्याकरण का हिस्सा दूंगा, मुझे लगता है 37-38 टॉपिक बनेंगे, सब पे ही मिलेगी। लेकिन जब सारा कुछ कर लोगे तो करीबन 600-700 का प्रश्नों का, जैसे मैं दमदार 10 में देता हूं। अरे आप एक बार बताओ, दमदार 10 में मैं इतना समझाता हूँ, सोचो जब कंटेंट कराने लगा। उसके बाद मैं पूरा 700-800 का मेरा एक बंच है, जो मुझे लगता है तुम्हारा गेस होगा। किसी भी एग्जाम में बैठोगे, व्याकरण का हिस्सा उसमें से जरूर मिलेगा। तो मैंने एक बुक जो थी, जो छपवानी थी, वो मैं ना दे रहा हूँ, वो मैं इस आपको पहली बार आपके थ्रू निकालूंगा वो। ठीक है, तो आपको मिलेंगी बेटा ये सारी चीजें, मेरा अनुभव मिलेगा। और जो बच्चे मुझसे जुड़े हुए हैं वो मुझे जानते हैं कि मैं बीच में से छोड़ने वाला इंसान नहीं हूँ। मैंने ये जिम्मेदारी ली तो मैं इसे बखूबी निभाऊंगा। मैं इस पे बहुत मेहनत कर रहा हूँ। आप मुझसे, जरूरी नहीं है बैच लें आप, आपको हिंदी आती है, हम एक दमदार दस में भी देते हैं, लेकिन जो बच्चा मुझसे जुड़ेगा उसे मैं, मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरा कर्तव्य है कि मैं उसे पास कराऊंगा। आप नहीं पढ़ेंगे, मुझे पढ़ाना है आपको। ठीक है ना? चले, तो ये हुआ। अच्छा देखिए, इसके बाद मैंने क्या करा कि कई बच्चे को लगेगा ये बहुत ज्यादा सिलेबस है, जबकि ये मैंने ये विधिवत बताया। एक लास्ट चीज कर रहा हूं, जिसको अब तक कुछ बात समझ में नहीं आई होगी ना, उनके लिए ना मैंने लास्ट में ये डाल दिया। हम ज्यादातर जितने भी शिक्षक हैं हिंदी के, सभी अच्छे हैं। हम ऐसे ना क्रम से डाल देते हैं। कैसे पढ़ाते हैं कि भाई सबसे पहले शब्द भेद पढ़ेंगे, शब्द और उनके भेद, फिर संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अव्यय। अव्यय भी 4 प्रकार का, ये चारों टॉपिक क्लियर होंगे। समास, वर्ण व्यवस्था, संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, काल, वाच्य, लिंग, वचन, अलंकार, रस, शब्द शक्ति, शुद्ध वर्तनी, अनेक। अच्छा देखिए, ये पक्ष, इनकी तो मैं पीडीएफ मिलेगी और इन्हें समझाऊंगा। इन पर्यायवाची को मैं क्लास लूंगा इस बार, पर्यायवाची की। तुम्हें वर्कशीट पूरी मिलनी है, पर्यायवाची कितने वो तो पढ़ोगे तुम। लेकिन जब जितने भी परीक्षा में अब तक पर्यायवाची आ गए, उसका मैंने एक बंच बना रखा है। उसमें मैं वो पर्यायवाची दूंगा, अपने तरीके से कुछ शब्द बताऊंगा, जो नए होंगे उनको भी रखो और दूसरे भी रखो। तो तैयारी तो यही हो जाएगी, हमें पढ़ने की जरूरत भी नहीं होगी। तो विलोम, पर्यायवाची, ये सब तो आना ही आना है। इसके अलावा इसमें और जो टॉपिक छुए हैं, जैसे भाषा की चीजें इसमें नहीं आई हैं, और भी वो भी जुड़ जाएंगी। और भी इसमें टॉपिक हैं, जो कई सारे टॉपिक बनेंगे इसमें, जो इसमें नहीं रखे गए। तो लगभग एक सिमेट्री दी है, ज्यादातर हम ऐसे बनाए थे। तो भाई इसमें हम हिंदी व्याकरण नहीं पढ़ेंगे, इसमें हम अद्भुत तरीके से हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे, उसे जिएंगे, उसे समझेंगे। तो बेटा ये मैंने बहुत दिनों से सोच रहा था एक सिलेबस बताऊंगा। एक सिलेबस है व्याकरण का, पर मुझे लगता है जो इससे जुड़ेगा, हिंदी छुटनी नहीं है आपकी। कोई सा भी देख लो, कोई सा भी जुड़े। खासकर इसमें सभी, देखिए, राजस्थान टेट, एच टेट, एमपी टेट, ये वाला टेट जो भी है, चाहे सी टेट भी हो, क्योंकि इसमें पेडागोजी ले लिया, केवीएस, पीआरटी, डीएसएसबी, और यहाँ तक कि सिविल का भी बच्चा अगर कोई तैयारी कर रहा है तो इससे जुड़े। मुझे लगता है ये सारी परिप्रेक्ष्य तुम्हारा तैयार हो जाएगा। तो भाई ये बैच पूरा है, करीबन 4 से 5 महीने मुझे इसमें लगेंगे। वीडियो भी बहुत ज्यादा हो जाएंगे, मैं नहीं गिन सकता। लगभग सारी क्लास सुन लो, ऑनलाइन दूंगा मैं। जो देखना चाहे देख ले, वरना वीडियो में मिलेगा। एक इस वीडियो का ये फायदा है, आपको ये जितने वीडियो मिलेंगे वो आप अपने पास स्टोर करके रख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। सारी लाइव क्लास दूंगा, ऐसा नहीं कि बस वीडियो बनाया हो गया। हो सकता है कभी कोई दिक्कत हो, परेशानी, तो एक वीडियो मिल सकती है, लेकिन मैं इस कोर्स को लाइव ही रखूंगा। हाँ, ये करने के बाद आखिरी जो हिस्सा बचा, इसे देख लें। ये बैच लॉन्च हो गया है। 2 अक्टूबर तक इसकी जो फीस है फाइनल है। इसे मैं पैसे के लिए नहीं कर रहा हूं, ये ध्यान रखना। आपको लग रहा होगा बहुत है, इसके बाद ये बात ध्यान रखोगे सभी, ये बन इतने का रहा है भाई। ठीक है, 2 अक्टूबर के बाद ये इस रेट पे चला जाएगा। ठीक है, सिर्फ अपने लिए काम कर रहा हूं। आप जुड़ेंगे, शायद जो आदमी अपने लिए काम करता है
तो वो ज्यादा अच्छा समझा सकता है। तो ये मैं अपने लिए बैच बना रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा करना है इस बैच को, ठीक है। तो धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत है आपका, जुड़े हैं। और क्वेश्चन तो हम उसमें भी दे रहे हैं, दमदार दस में उसमें आएंगे। चलिए भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहता हूँ इसको आप कोर्स लें और हिंदी को बढ़ाते हैं मिलकर। चलिए, धन्यवाद।